अगर मैं आपसे एक बहुत ही साधारण सवाल पूछूं कि आप खाना खाए बिना कितने दिन जिंदा रह सकते हैं, तो शायद आप कहेंगे कि 1 हफ्ता, या बहुत स्ट्रांग हुए तो 10 दिन। लेकिन पानी के बिना? साइंस कहता है कि एक इंसान पानी के बिना औसतन 3 दिन भी नहीं निकाल सकता। 72 घंटे बाद आपका शरीर जो है शट डाउन होने लगता है। आपका खून गाढ़ा हो जाता है, दिमाग सिकुड़ने लगता है और आपके अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। हमारा शरीर 60% पानी है और हमारी धरती 71%। लेकिन आज 21वीं सदी में यही पानी हमारी सभ्यता का सबसे बड़ा विरोधाभास बन चुका है। एक तरफ दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपनी प्यास बुझाने के लिए गंदे नाले का पानी पीने को मजबूर हैं, और दूसरी तरफ बाजार में लग्जरी वाटर बिक रहा है जिसके एक घूंट की कीमत एक गरीब परिवार का साल भर का राशन आ जाएगा। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां साफ पानी ह्यूमन राइट नहीं बल्कि सब्सक्रिप्शन मॉडल बन चुका है, और इसका सबसे ताजा और सबसे भयावह सबूत हमें देखने को मिला भारत के उस शहर में जिसे हम सफाई का मॉडल कहते हैं। ये कुछ ना कुछ बहुत खतरनाक केमिकल मिला है इसमें, क्योंकि सीवरेज के पानी से इतना तो नहीं हो सकता है। खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां पर दूषित पानी पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है। इंदौर भारत का वो शहर जिसने लगातार कई सालों तक क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया का ताज अपने सर पर पहना, स्वच्छ भारत अभियान का पोस्टर बॉय। लेकिन इसी शहर के भगीरथपुरा इलाके में कुछ हफ्ते पहले जो हुआ उसने इस चमकते हुए ताज पर कालिख पोत दी। वहां के निवासियों ने जब अपना नल खोला तो उन्हें जीवन नहीं मिला, उन्हें मौत मिली। पाइपलाइनों में लीकेज की वजह से सीवेज का पानी, गटर का पानी पीने के पानी में मिल गया और अनजाने में हजारों लोगों ने वही पानी पी लिया। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 15 से 17 लोगों की दर्दनाक मौत हो भी चुकी है। और ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी दोस्तों, ये कोई सूखा या बाढ़ नहीं था, बल्कि ये एक मैन मेड डिजास्टर था। ये हमारी सिस्टम की विफलता थी। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये कहानी सिर्फ इंदौर की है तो आप गलत हैं। सीवी यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट और सरकारी आंकड़ों को मिलाएं तो आज भी भारत में अनुमानित 1.63 करोड़ लोग साफ पीने के पानी से वंचित हैं। जल संकट को लेकर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में आई कई चौंकाने वाली बातें। आने वाले सालों में अरबों लोगों को पानी की कमी झेलनी पड़ सकती है और कईयों की हो सकती है मौत। 500 से ज्यादा बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है सिर्फ इसलिए रोज मर जाते हैं क्योंकि उनके पास साफ पीने का पानी नहीं है। डायरिया जैसी बीमारियां जो आसानी से रोकी जा सकती हैं आज हमारे बच्चों की हत्या कर रही हैं। जो पानी कभी भगवान हुआ करता था या वरदान माना जाता था, आज इतना दुर्लभ और इतना महंगा, इतना जानलेवा कैसे हो गया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इतिहास में नहीं बल्कि एस्ट्रोनॉमी में जाना होगा। पानी की कहानी धरती से भी पुरानी है। जब करीब 14 अरब साल पहले बिग बैंग हुआ तो हाइड्रोजन का जन्म हुआ। फिर तारों के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की भट्टियां ऑक्सीजन बनी, और जब ये दोनों मिले तो ब्रह्मांड का सबसे जादुई मॉलिक्यूल H2O यानी कि पानी तैयार हुआ। वैज्ञानिक मानते हैं कि जब पृथ्वी बनी तो एक आग का गोला थी, यहाँ पानी नहीं था। हमारे पास पानी आया अंतरिक्ष से। अरबों साल पहले धूमकेतुओं यानी कॉमेट्स और क्षुद्र ग्रहों यानी एस्टेरॉयड की एक भारी बमबारी हुई जो अपने साथ जमी हुई बर्फ लेकर के आए थे। यानी जो पानी आज आप बोतल में पी रहे हैं, जिस पानी से आप नहा रहे हैं, वो पानी दरअसल एलियन है। क्या बात कर रहे हैं? हमारे पूर्वजों को बिग बैंग की थ्योरी नहीं पता थी, लेकिन उन्हें फिर भी एक बात बहुत अच्छे से पता थी कि पानी कोई साधारण चीज नहीं है, ये पवित्र है। इसलिए हर महान सभ्यता नदी के किनारे बसी। इजिप्ट नील नदी का वरदान था। अगर नील में बाढ़ नहीं आती तो फराओ का तख्त हिल जाता था। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ने आज से 4000 साल पहले वो करके दिखाया जो आज के स्मार्ट सिटीज में नहीं कर पा रहे। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ और धोलावीरा के विशाल जलाशय इस बात के गवाह हैं कि हमारे पूर्वज वाटर हार्वेस्टिंग के मास्टर हुआ करते थे। रोमन्स ने पहाड़ों से शहरों तक पानी लाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर लंबे एक्वाडक्ट्स बनाए थे। लेकिन एक बात खास थी, रोम में पानी की कोई कीमत नहीं थी। अमीर हो या गरीब, सबके लिए पानी मुफ्त था। प्राचीन दुनिया में पानी को एक रिसोर्स नहीं बल्कि एक शेयर्ड हेरिटेज की तरह माना गया, हवा की तरह और रोशनी की तरह। तो फिर ये फ्री चीज $150 बिलियन के बिजनेस में कैसे तब्दील हो गई? पानी को बेचने की शुरुआत होती है 17वीं सदी के यूरोप में, लेकिन तब ये प्यास बुझाने के लिए नहीं बल्कि इलाज के लिए बेचा जाता था। अमीर लोग मिनरल स्प्रिंग्स या स्पा में जाते थे ये मान करके कि उस पानी में जादुई शक्तियां होती हैं, और जो लोग वहां नहीं जा सकते थे उनके लिए उस पानी को बोतलों में भरकर बेचा जाने लगा। 1767 में बोस्टन में पहली बार कॉमर्शियल बॉटल्ड वाटर बिका। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में इस इंडस्ट्री की मौत हो गई। क्यों? क्योंकि साइंस ने तरक्की की, क्लोरीनेशन की खोज हुई, सरकारों ने घर घर तक पाइपलाइन बिछा दी और नल का पानी सुरक्षित माना जाने लगा। धीरे धीरे हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां गायब होने लगी। लोगों ने कहा कि जब मेरे घर में नल से साफ पानी आ रहा है तो भला मैं पैसे देकर के बोतल क्यों खरीदूं? 1949 से 1970 तक बॉटल्ड वाटर इंडस्ट्री लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन फिर इस खेल में कॉर्पोरेट्स की एंट्री हुई और उन्होंने एक ऐसा खेल खेला जिसे मार्केटिंग के इतिहास में सेंचुरीज ग्रेटेस्ट स्कैम कहा गया। 1977 में फ्रांस की कंपनी पेरियर ने एक कैंपेन चलाया।
उन्होंने पानी को प्यास बुझाने की चीज नहीं बल्कि स्टेटस सिंबल बना दिया। टैगलाइन थी अर्थ्स फर्स्ट सॉफ्ट ड्रिंक। अचानक हाथ में पानी की बोतल पकड़ना कूल माना जाने लगा और ठीक उसी समय कांच की जगह ली पीईटी यानी कि प्लास्टिक बोतलों ने। बोतलें सस्ती और हल्की हो गई। 1990 के दशक में कोका कोला और पेप्सी ने देखा कि लोग अब सोडा कम पी रहे हैं, वो अब हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं और उनकी बिक्री गिर रही है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम उन्हें वही चीज बेच दें जो वो फ्री में पी रहे हैं, यानी पानी। एक्वाफिना और डसानी जैसे ब्रांड लॉन्च किए गए, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी। अमेरिका और यूरोप में नल का पानी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का था, तो लोग भला बोतल क्यों खरीदेंगे। तो एक मार्केटिंग गुरु ने कहा कि टू सेल वाटर यू मस्ट सेल फियर। तो कंपनियों ने करोड़ों डॉलर खर्च किए ये बताने के लिए कि नल का पानी गंदा और असुरक्षित है। इसे टैप वाटर शेविंग कहा गया। सच्चाई ये थी कि कई बार जो नल का पानी था वो बोतल के पानी से ज्यादा साफ और सुरक्षित था, क्योंकि उस पर सरकारी नियम ज्यादा सख्त होते थे। लेकिन विज्ञापन जीत गए और हमने अपनी जेब से पैसे दे करके अपना ही पानी खरीदना शुरू कर दिया। आप बोतल का पानी क्यों खरीदते हैं? शुद्धता यानी प्योरिटी के लिए, विज्ञापनों में दिखाए गए उन बर्फ से ढके पहाड़ों और झरनों के लिए, राइट? तो सच सुनिए, 2018 में और मीडिया ने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन की। उन्होंने 9 देशों से, जिनमें भारत भी शामिल था, 250 से ज्यादा मशहूर ब्रांड्स के पानी की बोतलें खरीदी और उनकी लैब टेस्टिंग की। लेकिन इनमें से 93% बोतलों में प्लास्टिक के टुकड़े पाए गए, यानी लगभग हर ब्रांड के पानी में प्लास्टिक के कण मिले। और कुछ बोतलों में तो 10,000 प्लास्टिक के कण तक मिले, वो भी सिर्फ 1 लीटर पानी में, जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक्स कहा जाता है। ये पानी में तब घुल जाते हैं जब दुकानदार इन बोतलों को धूप में रखता हो, या दुकान तक लाने में उन पर धूप लगी हो, या गोदाम में उन्हें धूप में स्टोर किया गया हो। और जब आप इस प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते हैं तो आप उस बोतल का ढक्कन, उस बोतल की बॉडी और उसका सूक्ष्म हिस्सा सब कुछ मिला करके पी रहे होते हैं। हमने नल का पानी छोड़ दिया ताकि हम स्वस्थ रहें और बदले में हम प्लास्टिक पी रहे हैं। वैज्ञानिक अभी भी शोध कर रहे हैं कि ये प्लास्टिक हमारे शरीर में कैंसर, हार्मोनल इम्बैलेंस और इनफर्टिलिटी जैसी और क्या-क्या समस्याएं पैदा कर रहा है। लेकिन भारत में सिर्फ पानी की कमी का संकट नहीं है, बल्कि लूट का भी संकट है, क्योंकि जब सरकारें सप्लाई देने में फेल हो जाती हैं तो वहां वाटर माफिया पैदा होते हैं। साल 2024 की गर्मियों में जब बेंगलुरु के नल सूख गए तो वहां प्राइवेट टैंकर माफिया का राज हो गया। 500 रुपए का टैंकर 3,000 रुपए तक में बिका। लोगों को लगता है कि बेंगलुरु भारत की सिलिकॉन वैली है और वहां सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ही रहते हैं जो कि महंगा पानी आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन भाई, वो इंजीनियर जहां रहता है उस बिल्डिंग का वॉचमैन कर पाएगा क्या? उस घर की मेड कर पाएगी? आंकड़े बताते हैं कि भारत की झुग्गी झोपड़ियां यानी स्लम में रहने वाले गरीब अपनी मंथली इनकम का अप टू 20% हिस्सा सिर्फ साफ पानी खरीदने में खर्च कर देते हैं। यानी जो पानी जीवन का आधार था वो अब गरीबी का भी कारण बन रहा है। और जब कॉर्पोरेट्स सीधे जमीन से पानी खींचते हैं तो स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो जाती है। केरल के प्लाचीमाड़ा गांव की कहानी कभी नहीं भूलनी चाहिए। साल 2000 में वहां कोका कोला ने अपना प्लांट लगाया। उन्होंने वादा किया कि रोजगार देंगे, लेकिन क्या हुआ? सूखा दे दिया। कंपनी ने रोजाना जमीन से 15 लाख लीटर पानी खींचा और 6 महीने में उस गांव के कुएं तो सूख गए। जो थोड़ा बहुत पानी बचा था वो जहरीला हो गया। कंपनी ने अपने वेस्ट को खाद बता करके किसानों को बेच दिया, जिसमें कैडमियम और लेड जैसे जहर मिले हुए थे। प्लाचीमाड़ा की आदिवासी महिलाओं ने दुनिया की सबसे बड़ी बेवरेज कंपनी के खिलाफ जंग छेड़ दी। वो हार नहीं मानी, बल्कि 2004 में उन्होंने प्लांट को बंद करवा करके सांस ली। हालांकि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे कानून पुराने और खोखले हैं। भारत में आज भी पानी का अधिकार इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882 से तय होता है, जो कि कहता है कि अगर जमीन आपकी है तो उसके नीचे का सारा पानी भी आपका है। ये कानून आज के जमाने में एक हथियार बन चुका है। इसका मतलब है कि अगर मैं एक छोटा सा प्लॉट खरीद लूं और वहां एक शक्तिशाली मोटर लगा दूं तो मैं आसपास के पूरे गांव का ग्राउंड वाटर खींच सकता हूं, और ये गैर कानूनी भी नहीं होगा। पानी जो बहता है, जो सबका है, उसे जमीन के साथ बांध दिया गया है। और इस कानून की, इस कमी की और इस माफिया की सबसे बड़ी कीमत कौन चुका रहा है? भारत की महिलाएं। महाराष्ट्र के कुछ सूखाग्रस्त गांवों में एक ऐसी प्रथा शुरू हुई है जो किसी भी सभ्य समाज के माथे पर कलंक है। वाटर वाइफ्स यानी पानी बाई। सिर में रखी बर्तन तो मेरा सिर दर्द करने लगता है, हाथ पांव भी दर्द करते हैं पानी उठाने से, चल के ले जाने में। यहाँ एक पुरुष एक शादी करते हैं घर संभालने के लिए और दूसरी या तीसरी शादी करते हैं सिर्फ पानी घर तक लाने के लिए। इस पानी वाली पत्नी का काम सिर्फ इतना है कि वो रोज मीलों पैदल चल सके और चिलचिलाती धूप में सिर पर घड़े रख कर पानी घर पर पहुंचाए। और कभी गांव के पास एक कुएं है तो उससे लाते थे पीने उने के लाने, तो वो सूख गया है, उसमें एक भी पानी नहीं है। अब यहाँ से ले जाते हैं। जब तक वो पानी ला सकती है तब तक उन्हें पत्नी का दर्जा मिलता है, लेकिन जब वो बूढ़ी या बीमार हो जाती है तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय महिलाएं हर साल 15 करोड़ वर्क डेज सिर्फ पानी ढोने में बर्बाद कर देती हैं। इससे देश को आर्थिक नुकसान होता है। दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा, लेकिन सच ये है कि ये युद्ध तो शुरू हो चुका है। ये सेनाओं के बीच नहीं, बल्कि अमीर और गरीब के बीच है, शहर और गाँव के बीच है, और इंसान और प्रकृति के बीच लड़ा जा रहा है।
तो क्या कोई सोल्यूशन है? देखिए, हम हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठेंगे, उम्मीद की किरण भी है। राजस्थान में राजेंद्र सिंह, जिन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उन्होंने सूखी हुई नदियों को फिर से जिंदा कर दिया। हाईटेक मशीनों से नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों के पारंपरिक तरीकों से, जोहड़ बनाकर। चेन्नई और बेंगलुरु में अब कोई भी हाउसिंग सोसाइटी वाटर माफिया को नहीं सपोर्ट करती। कैसे? उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को जन्म दिया और अपने गंदे पानी को रिसाइकिल किया। हमें पानी को फिर से कम्युनिटी रिसोर्स बनाना ही होगा। जमीन के मालिकाना हक को पानी के हक से अलग करना होगा। आरओ का वेस्ट वाटर जो आप सिंक में बहा देते हैं, उसे पोंछा लगाने या गाड़ी धुलने में यूज करिए। और देखिए, सड़क और बिजली पर बहस होना ठीक है, लेकिन पानी पर चर्चा उससे ज्यादा जरूरी है। पानी का ये विरोधाभास हमें एक आईना दिखाता है। हम मंगल ग्रह पर पानी ढूंढ रहे हैं, लेकिन धरती के पानी को जहर बना रहे हैं। हम पानी को पूछते हैं, लेकिन उसे बर्बाद करने में एक पल भी नहीं सोचते। पानी सिर्फ एक तरल पदार्थ नहीं है दोस्तों, ये जीवन है, और जीवन बिकाऊ नहीं होना चाहिए। अगर आज हमने अपनी आदतें नहीं बदली और अगर आज हमने इस लिक्विड गोल्ड की असली कीमत नहीं समझी, तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे ये नहीं पूछेंगी कि हमने कितना पैसा कमाया, वो पूछेंगी कि पापा पीने का पानी क्यों नहीं है। देखिए, ये वीडियो एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी देश के हर कोने तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपके शहर में पानी की क्या हालत है, और क्या आप भी महंगा पानी बॉटल खरीद करके वाटर माफिया को सपोर्ट करते हैं। अपने शहर का नाम और वहां के पानी की स्थिति कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि इस बहस को सार्थक बनाया जा सके। जागरूक बनिए और सवाल पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।